शुरू करें वैसे? नमस्कार, आवाज आ रही है भाई साहब? जी जी शुरू करें? बिल्कुल शुरू करें। विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सबके साथ में प्रोफेसर श्री चंद्रभूषण शर्मा जी हम सबके साथ में हैं। आप इग्नू कॉलेज के प्रोफेसर हैं और एनआईओज के आप चेयरमैन रहे हैं, जाने माने शिक्षाविद है। पूरे देश भर में आप शिक्षा के क्षेत्र में और प्रवास करते रहते हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, विद्वत परिषदों में आपके व्याख्यान होते रहते हैं। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आपका एक अच्छा अध्ययन है। आज का जो हमारा विषय है, स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस विषय के ऊपर मैं प्रोफेसर सर से निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। साथ ही जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी जिज्ञासा, आप अपने प्रश्न हम सबको कमेंट बॉक्स में लिख करके अगर देंगे तो अंत में उन जिज्ञासाओं का समाधान भी हम प्रोफेसर सर से लेंगे। जी बहुत बहुत आभार। आप सबको नमस्कार। आप सब जो आज जुड़े हुए हैं, आप सबसे चर्चा करके अच्छा लगेगा। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कह के शुरू करूंगा कि मैं पूर्वोत्तर में बहुत प्रवास किया हूं, यात्राएं किया हूं, और हर बार मैं तभी जा पाता हूं जब मां कामाख्या बुलाती हैं, तो उनको याद करके और उन्हीं के चरणों में ये अपना आज का वृतांत समर्पित करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर पूर्व भारत का दिल है। जितना सुंदर क्षेत्र उत्तर पूर्व है, उतना मुश्किल से शायद हम उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में ही पा सकते हैं इतना सुंदर पर्वतीय क्षेत्र। शिक्षा के ख्याल से अगर हम चर्चा करें तो हमें कुछ चीजों की चर्चा करनी होगी। सबसे पहले तो कि प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा या विद्यालय शिक्षा का जो सवाल है, मुझे लगता है कि उत्तर पूर्व में ये काफी विकसित है, फैला हुआ है और उपलब्ध है। उत्तर पूर्व में मिशनरी काफी जल्दी आए, वो वहां विद्यालय स्थापित किए और कई क्षेत्रों में, कई आबादी तक उन्होंने शिक्षा पहुंचाया। तो जहां तक विद्यालय शिक्षा का सवाल है वो उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। कारण क्या है? पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर यातायात दुर्गम है, आना जाना एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जो सीमाएं हैं गांव की या जिले का, वो सिकुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा दूर यात्रा करके जाना मुश्किल है।
वहां जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो लोकल होना होगा। लेकिन लोकल में आबादी कम होगी, तो वहां अगर विद्यालय बनाया जाए तो शायद विद्यार्थी कम मिलेंगे। तो एक तो वहां परेशानी ये होती है कि विद्यालय आवासीय हो तो विद्यार्थी रह सकते हैं, अगर आवासीय नहीं है तो संख्या छोटी होगी। इसी तरह से जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं और उच्च प्राथमिक में या माध्यमिक में वो पढ़ने जाते हैं, 9वीं से बड़े, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो फिर संख्या कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा की बड़ी उपादेयता है। आज हम उसी की खास चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अगर उत्तर पूर्व में हमें शिक्षा प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, दूर दराज के इलाके जो हैं वहां तक हमारा रेडियो और टेलीविजन का पहुंच है। जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं उनकी पहुंच कम है, क्योंकि आबादी कम है तो कम लोग खरीदते हैं, इसलिए वो वहां जाकर के नहीं देते हैं। लेकिन जो सरकारी दूरदर्शन है उसकी पहुंच उत्तर पूर्व के लगभग 90-95% क्षेत्रों के हैं। रेडियो का तो 100% है। तो ऐसे क्षेत्रों में रेडियो का और टेलीविजन का उपादेयता, रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। हमने बहुत ज्यादा रेडियो और टेलीविजन का उपयोग इस क्षेत्र में नहीं किया है। कुछ उदाहरण हैं जिसकी चर्चा मैं करूंगा। हम लोग जब भी बात करते हैं मीडिया टेक्नोलॉजी से या दूरस्थ शिक्षा की, तो हम ये सोच के चलते हैं कि ये शिक्षा केवल कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। ऐसी सोच ठीक नहीं है। दूरस्थ शिक्षा के लिए रेडियो सबसे अच्छा है, टेलीविजन उससे भी बढ़िया है, कंप्यूटर अच्छा है, वो चूंकि लिखित टेक्स्ट भी पहुंचाता है, ऑडियो विजुअल भी पहुंचाता है, वो टू वे इंटरैक्शन भी कराता है, चाहे तो वो विजुअली हो या ऑडियो से हो, लेकिन कंप्यूटर ये सब कर सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कंप्यूटर सबसे अच्छा माध्यम है दूरस्थ शिक्षा के लिए। मैं अभी उदाहरण दूं आपको कि 2017-2019 में मोदी सरकार ने यह तय किया कि लाखों में टीचर अप्रशिक्षित हैं विद्यालयों में, तो इनका प्रशिक्षण होना चाहिए। हम लोगों ने पूरे देश से शिक्षकों को रजिस्टर किया था। उत्तर पूर्व के सारे राज्यों को मिलाकर के लगभग 3 लाख शिक्षक ऐसे थे जो अप्रशिक्षित थे। आप अब ये सोचें कि अगर 3 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है और एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 100 को एडमिशन दिया जाए, तो कितने महाविद्यालयों की आवश्यकता होती इन सबको प्रशिक्षित करने में। तो सरकार ने यह तय किया कि हम लोग टेलीविजन के माध्यम से पहुंचेंगे और ऑनलाइन जो कंटेंट है उसके माध्यम से पहुंचेंगे। आप पूछेंगे कि ऑनलाइन कंटेंट तो आप ही कह रहे हैं कि ये ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जहां की कनेक्टिविटी कम है, बहुत उपयुक्त नहीं है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो लेकिन हम लोगों ने जो 3 लाख शिक्षक लगभग मणिपुर से बहुत ज्यादा थे, 26,000 थे, आसाम से 1,70,000-75,000 शिक्षक अप्रशिक्षित थे। इसी तरह मेघालय से हमारे पास कम से कम 16,000 थे।
अरुणाचल से 3000 थे। तो ऐसे करके ये पूरा 3 लाख शिक्षकों का समूह था जिसका प्रशिक्षण होना था। जितने प्रशिक्षक प्रशिक्षित होने थे, इनके लिए अगर हम कॉलेज बनाते, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाते, तो कितने ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत पड़ती। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमको सारे विद्यालय बंद कर देने पड़ते कि ये शिक्षक जाके 2 साल तक प्रशिक्षण लेंगे कहीं। ऐसे ही हमारे पास उत्तर पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, तो हम विद्यालय तो बंद नहीं कर सकते थे। इनको ये अपना काम भी करते रहे, पढ़ाते भी रहे और साथ में प्रशिक्षण भी ले, यही करना था। तो दूरस्थ शिक्षा इसमें बहुत मदद करती है और ऐसे ही हम लोगों ने अभी जो प्रशिक्षण किया वो पूरा कर पाए 3 लाख शिक्षकों का पूरे उत्तर पूर्व में। क्या होता था कि जब कनेक्टिविटी मिलती थी या जब कोई शिक्षक शहर में जाए तो वो अपना कंटेंट डाउनलोड करके ले आता था अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, तो उसके माध्यम से पढ़ता था। लेकिन टेलीविजन बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने एक पूरा चैनल चलाया था जो असमिया में और बांग्ला में आता था। दूसरी भाषाओं में तो हम नहीं कर पाए, मैतेई में नहीं कर पाए, असमिया में नहीं कर पाए। असमिया में किया हम लोगों ने, मैतेई में नहीं कर पाए और दूसरी भाषा में नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि मैतेई बोलने वाले लगभग 26,000 थे, इसलिए मुझको याद है कि उसके अगर होता तो अच्छा होता। कुछ नेपाली भाषी भी थे तो उनके लिए भी होता तो अच्छा होता। लेकिन हमने चैनल पूरा एक चलाया, जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे थे वो दूर दराज के गांवों से घर बैठे टेलीविजन देख रहे थे। ये और किसी माध्यम से संभव नहीं था। हम लोगों ने रेडियो का इस्तेमाल इसमें डायरेक्ट टेलीकास्ट के लिए तो नहीं किया, लेकिन जो रेडियो पर हम प्रसारित करते थे उसको हम वेबकास्ट करते थे, तो वेबकास्ट के माध्यम से पहुंचता था। रेडियो बहुत ही बढ़िया माध्यम है। आप अगर थोड़ा पढ़ें और देखें तो झारखंड में हम लोगों ने 2006-7 में 70,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण किया था और ऑल इंडिया रेडियो का ही इस्तेमाल हम लोगों ने किया था। हम 6 दिन तो प्रसारित करते थे अपने लेसन और 7वें दिन हम उनसे इंटरैक्शन करते थे, चर्चा करते थे, उनके प्रश्न लेते थे। बड़ी संख्या में लोग क्वेश्चन पूछे। ऐसा था कि हर शिक्षक, 70,000 शिक्षक थे, लगभग 1,50,000 हमारे पास प्रश्न आए थे पोस्ट कार्ड के माध्यम से, रेडियो के पर पूछे हुए। तो यह संभव नहीं था अगर हम दूरस्थ शिक्षा से नहीं करते तो। खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहां पहुंचना मुश्किल होता है वहां रेडियो बहुत ही अच्छा माध्यम है। आप पाएंगे कि कई बार हम ऐसे चीज के लिए टेलीविजन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए आवश्यकता है ही नहीं। अब मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं, मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूं। अगर यही बात हमारी आपको रेडियो के माध्यम से पहुंचती तो क्या अंतर पड़ता। आज आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं या मोबाइल के सामने बैठे हैं और आप मुझको देख रहे हैं, मैं आपका हाय हेलो सुन रहा हूं, आपका नमस्ते देख रहा हूं, आपके चित्र देख रहा हूं, लेकिन आपसे 2 वे वीडियो कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा है और मैं कोई ऐसी चीज दिखा भी नहीं रहा हूं जिसके लिए आपको वीडियो की जरूरत है। तो ये संवाद तो रेडियो पर चल सकता था। इतने कनेक्टिविटी की जो परेशानी आई वो भी नहीं आती। हम लोगों को उत्तर पूर्व में रेडियो का जाल जैसा बिछाना चाहिए और उसके माध्यम से पहुंचाना चाहिए शिक्षा। अब दूसरा माध्यम है टेलीविजन का, वो अच्छा है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमको उसी के लिए करना चाहिए जो
दिखाने की जरूरत है, जहां कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई तकनीक सिखाना है, तो वो करना चाहिए। उत्तर पूर्व में हमने एक सर्वे कराया था, ज्यादातर लोग कोई ना कोई कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। अगर हम एक पूरा चैनल चलाएं केवल इन्हीं उद्योगों को बढ़ाने के लिए, बहुत सस्ता पड़ेगा। तो जो लोग हमने शोध कराया था, तो हमें पता चला कि वहां अनानास उगता है, उसको वहां कुछ कर नहीं पाते हैं लोग। लेकिन अगर उनको सिखा दिया जाए कि अनानास को कैसे कैसे प्रोसेस करके और टिन करके बाहर बेच सकते हैं, तो वो अपने घरों में बैठे बना सकते हैं। बहुत सुंदर कपड़ा ये बना हुआ नागालैंड का है, मुझे वहां के किसी मित्र ने दिया था, घर का बना हुआ कपड़ा है लूम पर। तो कैसे बनाना है, अच्छा कैसे बनाया जाए, और साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि इसका मार्केटिंग कैसे किया जाए। तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखिए, ऐसे संस्थाएं जाकर के बनाना मुश्किल है, क्योंकि सीखने वाले कम हैं, तो संस्था को जितने विद्यार्थियों की जरूरत है वो मिलना मुश्किल होता है। तो हमको मीडिया का इस्तेमाल, डिस्टेंस एजुकेशन का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट में बड़े तरीके से करना चाहिए। हालांकि थोड़ी चर्चा मैं नॉर्थ ईस्ट में हायर एजुकेशन का और अच्छे संस्थाओं का करूं। देखिए, हर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हर राज्य में, और जितनी बड़ी आबादी के लिए ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उतना दूसरे राज्यों में नहीं है। बिहार जैसे राज्य में 2 केंद्रीय विद्यालय हैं जहां की बड़ी आबादी है। आसाम में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां आबादी छोटी है। तो जहां तक संस्थाओं का सवाल है, संस्थाएं कम नहीं हैं, हर एक राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और मुझे याद पड़ा जब आपने कहा था कि मैं चर्चा करूं, आपका अरुणाचल प्रदेश में निर्जुली में, पपुनपारे डिस्ट्रिक्ट में नेरिस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। ये अकेली ऐसी संस्था है भारत सरकार की जहां 8वीं के बाद विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, लेकिन वहीं जाके रहना पड़ता है। अगर इस संस्था 8वीं के बाद दाखिला लेते हैं, 10वीं के बाद 20% बच्चे निकल जाते हैं, वो अपने धंधे में लग जाते हैं। फिर 2 साल पढ़ने के बाद 12वीं तक की पढ़ाई करके 20% विद्यार्थी निकल जाते हैं। जो 60% बचते हैं 12वीं करके, वो जाते हैं उच्च शिक्षा अर्थात बैचलर इन टेक्नोलॉजी करने के लिए। ये अकेली ऐसी संस्था है देश भर में, केंद्र सरकार की संस्था है, निर्जुली में, पापुनपारे डिस्ट्रिक्ट। ये नाहरलागुन से कोई 18 किलोमीटर दूर है, मैं गया हूं वहां पर, जहां की 8वीं के बाद पढ़ाई हो सकती है। ऐसे ही तमाम संस्थाएं हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। एनसीईआरटी का एक सेंटर शिलोंग में है, नेरी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। बिहार में एक भी ऐसी संस्था नहीं है। मध्य प्रदेश में भोपाल में केवल है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में केवल है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में एक, मैसूर में है। तो आप देखिए कि उत्तर पूर्व में जितनी बड़ी आबादी है, उसके लिए जितनी संस्थाएं हैं, उसके ख्याल से बहुत सारी अच्छी संस्थाएं वहां हैं। लेकिन वहां भी बच्चे दूर से यात्रा करके आके रहेंगे, तभी पढ़ाई करेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि इन संस्थाओं को, जो अच्छी संस्था बनी है, उनको हम दूरस्थ शिक्षा के आयाम से जोड़ें। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो बैठाने का बहुत छोटा सा प्राइस लगता है, दाम लगता है। और मैं देख रहा था कि लगभग वहां 14-15 अच्छे विश्वविद्यालय हैं। अगर ये सारे विश्वविद्यालय एक अपना कम्युनिटी रेडियो लगाएं, और ऐसे ही जो दूसरी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं वो अपने संस्थाएं लगाएं, तो देखिए, मैं जब घूम रहा था तो मुझे याद पड़ रहा है कि वनवासी कल्याण आश्रम में गया था।
और राहुल भाई जुड़े हुए हैं। मुझे जाने का मौका तो नहीं लगा, मैं तुरा तक गया था और वो आए थे और बताए थे, तुरा से फिर आगे जाना था हमको उनके विद्यालय में, लेकिन नहीं जा पाए थे। वो बता रहे थे कि वहां बच्चे, छोटे बच्चे गांव से आके रहते हैं, अगर वहां हम एक कम्युनिटी रेडियो लगाएं और वो कम्युनिटी रेडियो वहां प्रसारण करे तो 30 किलोमीटर तक बच्चे जो हैं वो सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे। दो कारण से, एक, जहां शिक्षा नहीं है उन तक ये बात पहुंचाना कि शिक्षा की क्या उपादेयता है, उनको पता ही नहीं। तो उनको राहुल भाई जैसा बताए हैं हमको कि पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तैयार नहीं है, आना नहीं चाहते हैं, माता पिता नहीं आने देते हैं, 1 साल 2 साल पढ़ाए फिर निकाल के ले जाते हैं। तो उनको अगर ये बताना है कि परीक्षा, पढ़ाई की क्या आवश्यकता है, जीवन कैसे बदलता है, तो कम्युनिटी रेडियो अच्छा काम कर सकता है। वैसे ही हमको लगता है कि जो वेबकास्टिंग है ये उनके मोबाइल पर किया जा सकता है अपने संस्थानों से। फिर से मैं दोहराऊंगा कि किसी भी दूसरी जगह से, जो घनी आबादी के राज्य है जैसे बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहां जो घनी आबादी है वहां दूरस्थ शिक्षा की उपादेयता कम है, क्योंकि वहां संस्थाएं खोलते हैं लोग, वहां बच्चे मिलते हैं। उत्तर पूर्व में बहुत लोग संस्था नहीं खोलते हैं क्योंकि वहां संख्या कम होती है एक जगह पर, वहां दूरस्थ शिक्षा ही काम आ सकता है। मुझे ताज्जुब होता है कि इतने सारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर उत्तर पूर्व में गए। शुरू में एक ये पॉलिसी थी कि जो कोई भी कंपनी शहरों में जितना टावर लगाएगी उसका 10% टावर उसको गांव में लगाना पड़ेगा, तभी लाइसेंस मिलेगा। अब जो संस्थाएं जाकर के गुवाहाटी में टावर लगा रही हैं उनको ये कहना चाहिए कि आप बाहर भी जाकर के इतने ही टावर लगाइए, या इसका 20%, 10% लगाइए। कनेक्टिविटी गांव में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो हाल किया है कि बच्चे पढ़ने के लिए शहर आते हैं फिर लौट के ही नहीं जाते, क्योंकि उनको शहरों में रहने की आदत हो जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता है गांव में जाना। तो आबादी को ट्रांसफॉर्म, दूसरे जगहों पर ले जाकर के, और उनके जीवन का स्तर गिरता है तो उनको अगर अपने ही जगह पर रहने का प्रयास कराया जाए, वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई, जीवन और जीवन यापन के तरीके हों तो बेहतर होगा। 2 बड़ी संस्थाएं हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो कि विद्यालयी शिक्षा पहुंचा रहा है उत्तर पूर्व में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इन दोनों संस्थाओं के केंद्र राज्यों में हैं। एनआईओएस का तो केवल गुवाहाटी में है, उसके माध्यम से सभी राज्यों में यह काम करता है। इग्नू का हर राज्य में अपना कार्यालय है और उसके माध्यम से ये बच्चों तक पहुंचता है, या बच्चे वहां दाखिला लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं जो दूर दराज के गांव के हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे संस्थाओं को जो दूरस्थ शिक्षा में हैं, के हांडिक ओपन यूनिवर्सिटी आसाम में है, बढ़िया काम कर रहा है, बड़ी संख्या में बच्चों तक पहुंचता है, बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण करता है। इन संस्थाओं को दूरस्थ शिक्षा के जो माध्यम है उसके माध्यम से संवाद करने का मौका दिया जाना चाहिए, और यह सरकार का काम होना चाहिए। थोड़ा पॉलिसी में अंतर आना चाहिए कि जो प्रॉफिट के लिए संस्थाएं वहां काम कर रही हैं, मीडिया की संस्थाएं, जो कम्युनिकेशन की संस्थाएं हैं, उनको ये कहना चाहिए कि आप गांव तक जाइए और वहां जाके लगाइए। सीईसी संस्था है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स, सीएससीज, वो बढ़िया काम कर रही हैं। तो जब उनको पैसा मिलता है तब तो वो काम करती हैं, लेकिन जब शिक्षा पहुंचाने का होता है तो ऐसी संस्थाएं नहीं है। इनको हमको खोज के ला करके हमारे नीति में परिवर्तन करके उनको बाध्य करना चाहिए कि वो हमारे लोगों तक शिक्षा पहुंचाएं और उनको भी लाभ करवाएं। जो दूसरी एक अच्छी चीज है कि हमारे बहुत सारे वहां पर अच्छे संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं,
शिक्षकों की बड़ी कमी होती है। देखिए, मैं जब देख रहा था, नेरिस्ट की चर्चा हमने किया, सिलचर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसको कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी का दर्जा दिया गया। 3 बड़े अच्छे इंजीनियरिंग की संस्थाएं हैं, इनमें बड़े अच्छे शिक्षक हैं। और जैसा मैंने कहा कि हर राज्य में एक केंद्रीय विद्यालय है, कम से कम आसाम में 2 है, और मणिपुर में भी 2 हैं, एक एग्रीकल्चर का है, एक जनरल है। तो इन संस्थाओं को केंद्र बना के यहां से अगर प्रसारण की सुविधा दी जाए, जैसा हमने चर्चा किया कम्युनिटी रेडियो का, तो कम्युनिटी रेडियो अगर इन संस्थाओं में बैठाएं और यहां के शिक्षक अगर पढ़ाते हैं तो बेहतर होगा। मैं एक चीज की चर्चा, जो दूरस्थ शिक्षा से सीधा जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन होना चाहिए। देखिए, हम जब भी बात करते हैं कि अच्छे बच्चे हैं, बड़े विलक्षण हैं, तो उनको हम उत्तर पूर्व से निकाल के बाहर ले आते हैं। ऐसा ही दूसरे राज्यों में भी होता है, जो बिहार से अच्छे बच्चे हैं वो बिहार से बाहर निकल के दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली से फिर वापस नहीं जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो बिहार में अच्छे संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जो उत्तर पूर्व में अच्छे संस्थान हैं, वो अच्छे बच्चे वहां से निकल के बाहर आ जाते हैं, और जो थोड़ा कम अच्छे होते हैं वो वहां टिकते हैं। तो फिर जब वो, चूंकि संस्था खुली है, तो वहां अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई भी होगी, मास्टर्स की पढ़ाई भी होगी, पीएचडी भी होगा। तो ये पढ़ाई करने के बाद इन्हीं को नौकरियां दी जाती हैं। एक पुरानी चलन था कि पूरे देश से लोग जाकर के दूसरे संस्थाओं में पढ़ाते थे। अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी को देखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी को देखें, पटना यूनिवर्सिटी को देखें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखें, यहां लगभग हर राज्य का कोई ना कोई आके पढ़ाता था। आज अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जिस राज्य में संस्था है उस राज्य के ही ज्यादातर लोग हैं। जो हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए। अगर एक बहुत अच्छा संस्था मणिपुर में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और वहां कोई ऐसा पद निकलता है तो मैं क्यों नहीं जाऊं। लेकिन अगर ये प्रश्न उठेगा कि नहीं, लोग लोकल को ही दें, तो शिक्षा में ये चीज एक बार चर्चा करने की है कि पढ़ाने के लिए तो हम देश भर से, दुनिया भर से जो अच्छे लोग हैं उनको लाएं। तो हमको ये जरूर ध्यान करना चाहिए कि जो संस्थाएं हैं, और इतनी अच्छी संस्थाएं बनी हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि नेरिस्ट अरुणाचल में, नेरी शिलोंग में, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का सेंटर है शिलोंग में, एग्रीकल्चर के बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, रिसर्च के बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं। इन सब में देश भर से बड़े अच्छे लोगों को ला करके और उनको स्थान देना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। इस यहां पर यह भी कहना जरूरी होगा कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाते हैं उनको 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, जो बहुत ही बढ़िया नीति है सरकार की, और इसको और बढ़ाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना होगा कि कुछ तो बड़े अच्छी संस्थाएं हैं उत्तर पूर्व में जिनको कि दूरस्थ शिक्षा में आना चाहिए। हम दूरस्थ शिक्षा और ट्रेडिशनल एजुकेशन, फेस टू फेस एजुकेशन को बिल्कुल बांट के देखते हैं। जो दूरस्थ है वो ट्रेडिशनल से नहीं जुड़ेगा, जो ट्रेडिशनल है वो दूरस्थ से नहीं जुड़ेगा। ये ठीक नहीं है। एक मिला हुआ, जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग करते हैं, ब्लेंडेड एजुकेशन कहते हैं, ब्लेंडेड एजुकेशन होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बड़े अच्छे स्कूल हैं, उन्हें बड़े अच्छे टीचर हैं, लेकिन उसका लाभ केवल उन्हीं 200-300 बच्चों को मिलता है जो उनके विद्यालय में पढ़ते हैं। अगर हमने कम्युनिटी रेडियो उस विद्यालय में लगा दिया और थोड़े समय शिक्षक कम्युनिटी रेडियो पर अपनी बात सुनाए तो पूरे समाज में जाएगा।
पूरे देश की जो चर्चा है, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हम अभिन्न अंग रहे हैं भारत का, वो कटता जा रहा है क्योंकि हम संवाद नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भारतीय वाङ्मय की चर्चा करें, पढ़ें, तो आप पाएंगे कि हर वाङ्मय में, हर साहित्य में उत्तर पूर्व जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम कहने लगे कि वो अलग थलग है, वो किसी कारण से जुड़ा हुआ नहीं है देश से। ऐसी बात नहीं है, ये हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आप चले जाए मणिपुर में, मैं मणिपुर में बहुत दिनों तक रहा हूं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, और मुझे ताज्जुब हुआ कि जब मैं पहली बार वहां गया और वो अपने यहाँ भोजन पर बुलाए, तो मुझे सबसे पहले अपना जूता मोजा सब बाहर खोलना पड़ा, ठंडा था, फिर भी हाथ पांव बाहर धोना पड़ा, और तभी वो अंदर लेके गए। पहले पूजा हुई, उनकी मां ने मुझे टीका लगाया, और फिर उनके घर में मैं भोजन किया। तो यही तो हमारी संस्कृति रही है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ऐसे संवाद के माध्यम स्थापित किए गए जो पूरे देश से उसको जोड़ें और अलग अलग राज्यों को आपस में जोड़ें, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूरस्थ शिक्षा की बड़ी उपादेयता है नॉर्थ ईस्ट में। निश्चित तौर पर बड़े संस्थाएं वहां नहीं खुल सकती हैं, बड़ी विद्यालय नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि आबादी स्पार्स है, बिखरी हुई है। तो छोटे छोटे संस्था होंगे, लेकिन उनको हम आपस में जोड़ सकते हैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। अगर कम्युनिटी रेडियो है तो 2 विद्यालय, 3 विद्यालय, 5 विद्यालय के शिक्षक आपस में समय बांट करके कम्युनिटी रेडियो पर पढ़ाएं, तो उनके विद्यार्थी भी लाभ उठाएंगे और शिक्षकों की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां शिक्षकों की ऐसे भी कमी है। कई ऐसे विद्यालय हम लोगों ने अरुणाचल में देखे, मैं देखा हूं, जहां की 8वीं फेल भी पढ़ा रहा है 8वीं तक के विद्यार्थी को, क्योंकि वहां शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो ये जो कमियां हैं वो दूर की जा सकती हैं अगर हम दूरस्थ शिक्षा की मदद लेंगे और उसके माध्यम से हम शिक्षा पहुंचाएंगे। सबसे पहले हमको रेडियो का इस्तेमाल करना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो का जाल जैसा बिछाना चाहिए, और जो लोकल टीचर अवेलेबल हैं और बाहर से ला करके भी शिक्षकों को वहां रखना चाहिए, जिनको कि हम लोग थोड़ा बेहतर पारिश्रमिक दें, तो बहुत बेहतर होगा। मुझे लगता है कि दूरस्थ शिक्षा का बड़ा स्कोप है नॉर्थ ईस्ट में, और ये तो अभिन्न अंग रहा ही है भारत का, और भारत से उसका संवाद भी बढ़ सकता है। तो अगर ऐसे और इस विषय में कोई प्रश्न होंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। राहुल भाई बताएं अगर मेरी आवाज आ रही है और सुन पा रहे हैं। राहुल भाई, विकास जी। जी नमस्कार भाई साहब। हाँ विकास जी। एक बार
हमारे बीच में एक प्रश्न आया है कि आजकल अधिकतर नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है, इसमें बदलाव किया जा सकता है क्या? ऐसा प्रश्न सुनील कुमार ठाकुर जी ने पूछा है। देखिए, ये तो नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति 1 साल के लिए, 9 महीने के लिए करना, जब तक विद्यालय चलता है और या महाविद्यालय चलता है, और फिर उनको 3 महीने के लिए हटा देना, ठीक नहीं है। मुझे याद पड़ रहा है कि माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी ने एक उद्बोधन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उन्होंने इसी विषय पर बोला था कि शिक्षकों को पूरा सम्मान भी मिलना चाहिए, पारितोषिक भी मिलना चाहिए। उनका परिवार इसी पैसे से चलता है, तो अगर उनको हम नहीं देंगे तो वो दूसरे काम करेंगे, कहीं से तो कमाएंगे परिवार चलाने के लिए, और ये करते तो समाज के लिए ही काम है। तो अगर इनका समाज चिंता नहीं करेगी तो कौन करे? ये हमारी परंपरा रही थी। आप देखेंगे कि जो कुलगुरु होते थे उनको राज्य देता था, या जो विद्यालय संस्था चलाते थे उनको विद्यार्थी देते थे। तो मुझे लगता है कि इस पर तो विचार होना ही चाहिए कि शिक्षकों का एक तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, अच्छे लोग शिक्षक बने, और जो शिक्षक बनते हैं उनको पारिश्रमिक सही मिले ताकि परिवार चल सके, अच्छे से चल सके। देखिए, एक चीज और बात करनी होगी जब हम समाज में बात करते हैं। हम जो शिक्षक हैं वो ये मान के शिक्षक बने हैं कि हम बहुत अमीर नहीं होंगे, हम धन कमाने के लिए पढ़ाने के काम में नहीं आए हैं, लेकिन एक डिसेंट जॉब लाइफ हो, ये जरूरी है। आपने अच्छा प्रश्न उठाया, जबकि ये जुड़ा हुआ नहीं है, और मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सरकार का अंग नहीं हूं, तो इस पर कुछ कहना ऐसे ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन एक देश के तौर पर हमें अपने शिक्षकों की चिंता करनी चाहिए। एक प्रश्न और ऐसा आया है कि वर्तमान में जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस परिस्थिति में विद्यालयीन शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कई छात्रों तक अभी ऑनलाइन पहुंचने के लिए मोबाइल और कंप्यूटर ऐसे गैजेट्स नहीं है, लेकिन उन तक हम किस प्रकार से पहुंच सकते हैं? देखिए, मैं पुनः एक बात कहूंगा कि जब भी हम बात करते हैं लॉकडाउन में एजुकेशन का, तो हम ये सोचने लगते हैं कि कंप्यूटर है कि नहीं है, और मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल है कि नहीं है। बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने जो चर्चा अभी रखी थी आपके सामने, उसमें हमने सारा सबसे ज्यादा जोर दिया था रेडियो के उपयोग पर। कक्षा 1 से लेकर के लगभग 5-6 क्लास के, 7-8 से थोड़ा सिलेबस भारी होता है, 5 क्लास तक ज्यादा ऐसी पढ़ाई है जो केवल बोल के हो सकती है, सुना के हो सकती है, उसमें देखने या विजुअल जो कम्युनिकेशन है उसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं जो जोर दे रहा था कि रेडियो का पहुंच बढ़ाया जाए, इसीलिए देखिए अभी बहुत अच्छा हुआ है, लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग सब लोग टेलीविजन के सामने बैठे हैं। कई ऐसे वृत्तांत रामायण के, महाभारत के आए जो बचपन से सुनते थे और सही पता नहीं था कि कारण क्या था। अब टीवी पर देखा, उत्सुकता जागी, किताब भी खोले और खोल के पढ़े, क्या ये वृत्तांत तो कुछ अलग सुना रहा है, मैंने जो पढ़ा था या जानते थे वो अलग था। आप रेडियो के माध्यम से अपनी संस्कृति को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। और ये कक्षा 1 से 5 हम क्या करते हैं इतने छोटे बच्चे, अगर वैसे लोग अभी सुन रहे हैं जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अगर आप रोज दिन 1 घंटे 2 घंटे ऐसी कहानियां शुद्ध भाषा में सुनाएं, और जब मैं कह रहा हूं शुद्ध भाषा में, तो असम में अखमिया में सुनाया जाएगा, दूसरे भागों में मणिपुर में मतेई में सुनाया जाएगा, अरुणाचल में हर कोई हिंदी समझता है तो हिंदी में सुनाइए ना, क्या खराबी है। वैसे नॉर्थ ईस्ट में सारे राज्य अंग्रेजी एक भाषा रखे हुए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, एलिट का लैंग्वेज है, आम आदमी नहीं जानता है अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी वहां की भाषा। हिंदी में कहानियां अगर सुनाएं, असमिया में सुनाएं, मेतेई में सुनाएं, सब लोग सुनेंगे, उनकी भाषा विकसित होगी।
मैं भाषा विषय पर आज चर्चा नहीं किया हूं क्योंकि हम दूरस्थ शिक्षा की केवल बात कर रहे थे। अगर इन बच्चों की भाषा 10 साल की उम्र तक, 11 साल की उम्र तक इतनी विकसित हो जाए कि ये क्लिष्ट भाषा में लिखी किताबें पढ़ सके और समझ सके, तो जीवन की परेशानी खत्म है। हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस टूल। किताब को पढ़ने के लिए आपको लिटरेसी होना चाहिए, और अच्छी लिटरेसी होगी तो कोई भी किताब पढ़ सकेगा। आज परेशानी क्या है कि वहां कुछ विद्यालय तो इतना जोर दे रहे हैं अंग्रेजी में, घर में बच्चा बात करता है रीजनल लैंग्वेज में और वो समझ नहीं पाता है। कोई भी एक भाषा उसकी विकसित नहीं हो पाती है। तो मेरा ऐसा मानना होगा कि रेडियो का इस्तेमाल ज्यादा करें, उस माध्यम से पहुंचाएं। लॉकडाउन में कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सिलेबस है, अगर आपके माता पिता सुन रहे हैं और माननीय विद्या भारती के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री शिव कुमार जी ने कहा था कि मैं सुनूंगा, तो मैंने उनसे भी यह आग्रह किया था कि हम देश भर के बच्चों से, और ये उन्हीं के विचार से हम लोग फिर चर्चा किए थे, देश भर के अभिभावकों से कहें कि ज्यादा परेशान बच्चों को न करें। माननीय शिव कुमार जी हर दिन बता रहे थे कि 10 परिवारों 15 परिवारों से वो फोन पर बात करते हैं। आप सब जानते होंगे माननीय शिव कुमार जी को, वो विद्या भारती के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो वो कहते कि हर दिन मैं 10 परिवारों से बात करता हूं, और सब जगह बच्चे कह रहे हैं कि माता पिता बहुत परेशान कर रहे हैं। इतने पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जब विद्यालय खुलेंगे, जब भी खुलेंगे, हम उसकी चिंता कर लेंगे। बच्चों को अभी कहानियां सुनने दीजिए, रेडियो पर कहानी सुनाइए, टेलीविजन पर जहां भी उपलब्ध है उसको सुनाइए, और दूसरे माध्यमों से अगर होता है ऐसी कहानियां रिकॉर्ड करके उनके मोबाइल पर भेज दें कि वो 15 मिनट 20 मिनट सुने। मैं आपको बताऊं कि अभी रामायण और महाभारत दिखाया गया, मेरे परिवार में भी ये चर्चा हुई। हम सब घर में बैठे थे और दूर दूर से जुड़े हुए हैं अपने मोबाइल पर कि देखिए महाभारत और रामायण क्यों हुआ। दोनों जो युद्ध या दोनों में जो कहानी है, एक महिला के इज्जत के लिए ये दोनों हैं। वो सीता हो या कुंती हो, उसके इज्जत की रक्षा के लिए ये देश इतना बड़ा युद्ध करता है या इतना बड़ा एक कांड होता है, और उसके जो इज्जत है वो स्थापित की जाती है। सब लोग बात किए, समझे, सुने, यही होना चाहिए परिवारों में। लॉकडाउन से बिल्कुल, आप भी जहां तक विकास भाई, राहुल भाई, सब लोग सुन रहे हैं, जिन जिन परिवारों तक हम पहुंच सकते हैं सबको कहने की जरूरत है कि बिल्कुल पढ़ाई की चिंता मत करिए। सिलेबस बहुत छोटा सा होता है, विद्यालय का काम होता है बच्चे एक साथ जुड़े, एक साथ रहें, एक साथ खेलें, ताकि साथ रहना सीखें। इनको जीवन में साथ रहना है। इसीलिए हम लोगों ने विद्यालयों को समावेशी बनाया कि वहां जो देख नहीं सकता है वैसा बच्चा भी आएगा, जो सुन नहीं सकता है वैसा बच्चा भी आएगा, जो चल नहीं सकता है वैसा बच्चा भी आएगा, बच्चे उसको मदद करेंगे और जीवन भर ऐसे साथ रहने का वो सीखेंगे। तो ये जरूरी है। इसलिए बिल्कुल आपके माध्यम से जहां तक पहुंच पाए बात वहां पहुंचाइए कि बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है लॉकडाउन के से कि हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। जो उच्च शिक्षा में नामांकन की बात है, नीट होना है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने हैं, कॉलेज में एडमिशन होने, उसकी चिंता सरकार कर रही है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके माध्यम से सारे सुनने वालों को भरोसा देता हूं कि बिल्कुल लगातार चर्चा मंत्रालय में हो रही है, प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्रालय के लोगों को बुला करके उनसे चर्चा करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, अपना विचार देते हैं, और उच्चतम स्तर पर शिक्षा की चर्चा हो रही है। तो मैं सरकार के पक्ष मतलब तरफ से बोलने नहीं आया हूं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत काम हो रहा है और बड़ी चिंता है शिक्षा सरकार की। जी, हमारे बीच एक प्रश्न आया है, माननीय शिव कुमार जी ने रखा है, दूरस्थ शिक्षा में निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैसे करें?
अच्छा, शिव कुमार जी जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब को मेरा नमस्कार। उत्तर पूर्व में बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। शिक्षक प्रशिक्षण टर्मिनल एक्टिविटी नहीं हो सकती है कि अब एक बार शिक्षक ट्रेनिंग ले लिया, अब आगे और जरूरत नहीं है, वो बीएड हो गया या डीएलएड हो गया या एमएड हो गया तो उसको आगे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको लगातार हर शिक्षक हर साल 150 घंटे स्व अध्ययन करे, इसकी आवश्यकता है, ताकि जो हम लोग एजुकेशन में कहते हैं टीचर बर्नआउट, कि एक ही चीज पढ़ा के थक जाता है, उतनी ही बात है जो 20 साल पुराना है, तो हम लोग उसको डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, अभी जिसकी हमने चर्चा किया कि 3 महीने 2 महीने जो छुट्टी मिलती है शिक्षक को, वो इसलिए मिलती है कि वो अपनी पढ़ाई करेगा और अगले सत्र में कोई नई बात जो नए विकास हुए हैं ज्ञान में, उसको लेकर के अगले साल आएगा। तो मेरा आग्रह होगा कि ये हम लोग बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखें भी, कि शिक्षक प्रशिक्षण तो जो अप्रशिक्षित हैं, जो नौकरी में जाना चाहते हैं, उनका प्रशिक्षण तो हो ही, जो विद्यालयों में है जिनका प्रशिक्षण हो चुका इन सर्विस अनट्रेन्ड का, उनका तो हो चुका। लेकिन ये सब शिक्षक जो पढ़ाते हैं हर साल कम से कम 150 घंटे, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा में 5 क्रेडिट कहते हैं, 5 क्रेडिट का कोर्स अपने से पढ़ें। जैसे नई बात आ गई समावेशी शिक्षा या स्पोर्ट्स एजुकेशन, तो इस पर शिक्षक अपने से ऑनलाइन कोर्स दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर ले, और अगर किसी कोर्स की आवश्यकता है कि 5 दिन या 7 दिन का वो अटैचमेंट करे, ट्रेनिंग ले, तो वो कर ले, और ये वो छुट्टियों में करे। तो जैसा भाई साहब ने कहा है, बड़ी उपा देता है दूरस्थ शिक्षा की, कि दूरस्थ शिक्षा के लिए इन सर्विस टीचर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, और वो दूरस्थ शिक्षा से ही होगा। हम इनको निकाल करके लाके कहीं संस्था में दोबारा दाखिला दे करके नहीं करा सकते हैं। तो बहुत आवश्यकता है दूरस्थ शिक्षा की, इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्य और संस्कार को जनमानस में कैसे पिरोया जाए। देखिए, जैसा हमने कहा कि दूरस्थ शिक्षा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है, विद्यार्थियों तक पहुंचता है। आप लोगों ने ही चर्चा किया, 13 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण 2017-19 में हुआ। तो इतनी बड़ी संख्या में ये पहुंचा। अगर इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका करिकुलम, इसका सिलेबस हम ऐसा बनाए जो हम चाहते हैं कि भारत को एक समृद्ध, हमारे विद्यालयों को अच्छे विद्यालय बनाने में जरूरत है, तो बड़ी संख्या में पहुंचेगा। तो दूरस्थ शिक्षा का इसमें बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे आपका करिकुलम में सिलेबस होता है, उसको एक शिक्षक क्लास में कैसे पढ़ाता है, यह शिक्षक पर निर्भर करेगा। लेकिन दूरस्थ शिक्षा में चूंकि हम पहले बना करके और दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों से पहुंचाते हैं, तो ये बड़ी संख्या में वो कंटेंट पहुंचता है जो अच्छा बना हुआ होता है। बारी बारी से शिकायत होती है कि टीचर अच्छे नहीं है, टीचर ट्रेनिंग अच्छा नहीं हुआ, या अच्छे लोग टीचर बनने नहीं आ रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन दूरस्थ शिक्षा में जो हम कंटेंट बनाते हैं, वो बहुत मेहनत लगा के बनाया जाता है, और वो अगर भारतीय दृष्टिकोण से बनाया जाए तो वो बड़ी संख्या में पहुंच सकता है, और थोड़े समय में जो भारतीय सोच है वो गांव गांव तक, जन जन तक, विद्यार्थी तक पहुंच सकता है।
बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पेज के ऊपर आए और आपके बहुत मूल्यवान जो विचार हमको सुनने को मिले हैं, जो योजनाएं हमको सुनने के मिली है, इन सब का नॉर्थ ईस्ट के और पूरे देश के ग्रामीण अंचल के लिए दूरस्थ शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है और इससे हमें लाभ मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और हमारे दर्शकों से भी किसी का अगर और क्वेश्चन है तो वो बाद में कमेंट बॉक्स में दे करके और व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का भी और आपका बहुत बहुत आभार। सभी मित्रों को उत्तर पूर्व में मैं बहुत रहा हूँ, बहुत गया हूँ, इतना आतिथ्य ग्रहण किया है, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।